With the beautiful name of Allah is the most merciful and most beneficent. I hope all of you will good. This is Haris, and in this video we will discuss about torch profile. We will see why we perform or recommend patient this profile, and we will discuss one by one organisms that we screen in this profile. Then we will discuss its procedure. We will discuss interpretations. So let's start. First of all, हम देखेंगे कि हम टॉर्च प्रोफाइल किन पेशेंट्स में किन पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं जिनको अपनी अर्ली स्टेज में पता चलता है कि दैट शी इज प्रेग्नेंट. सो जब वो मेडिकल सेंटर्स में आती हैं जो तो वहां पे जो भी आपके पास डॉक्टर्स होते हैं वो उस फीमेल को रिकमेंड करते हैं कि वो अपने टॉर्च प्रोफाइल स्क्रीन करवा कराएं. उस टॉर्च प्रोफाइल का मकसद क्या होता है कि चेक करने के लिए कि हाँ भी जो बेबी जो उसकी प्लेसेंटा के अंदर फीमेल के अंदर प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर जो उसकी बेबी ग्रो कर रहा है कि he may has any of the one of the not of these microorganisms problem in its body. So इसकी कंफर्मेशन के लिए हम टॉर्च प्रोफाइल रिकमेंड करते हैं. टॉर्च प्रोफाइल हमने देख लिया कि स्क्रीनिंग के लिए कि न्यू बॉर्न के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है टॉर्च माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आने वाली, तो उसकी कंफर्मेशन के लिए हम टॉर्च प्रोफाइल रिकमेंड करते हैं. अब टॉर्च से जो वर्ड है इसकी एब्रीवेटेड टर्म्स उसमें आने वाली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है कि टॉक्सो में टी में टॉक्सोप्लाज्मोसिस, O, N of the other microorganism are rubella virus, C, cytomegalovirus and HSV. So इनको वन भी डिस्कस करेंगे. So इसके अलावा यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर किसी फीमेल में किसी प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर अगर टॉर्च प्रोफाइल में से एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पॉजिटिव आ जाता है तो उसमें जो मौजूद उसकी जो एंटीजेंस होती हैं वो क्या करती हैं कि प्लेसेंटा को क्रॉस करती हैं because she has enough of the size that these antigens can cross placenta and can cause problem in the baby. So अगर तो फीमेल की जो इम्यूनिटी है मदर की इम्यूनिटी है वो बेबी की इम्यूनिटी ही होती है. अगर वो मदर की इम्यूनिटी उन एंटीजेंस के साथ कंबाट कर लेती है, वो एंटीजेंस किल हो जाती हैं तो आपका बेबी ग्रो कर जाता है. लेकिन ग्रोथ बेबी की नॉर्मल नहीं होती. मे ही हैज एनी ऑफ द प्रॉब्लमाइज्ड ग्रोथ, ही हैज एनी स्ट्रक्चरल इशू, ही हैज एनी फिजियोलॉजिकल इशू. सो अगर तो वो प्लेसेंटा क्रॉस कर गया, अगर तो फीमेल की इम्यूनिटी ने बेबी को बचा लिया तो क्या होगा, एबनॉर्मल डेवलपमेंट होगी जिसमें आपके पास हेयर लॉस हो सकता है, बेबी के प्रॉब्लम आ सकती है, माइक्रोसेफेली प्रॉब्लम आ सकती है बेबी में. अगर तो बेबी जो मदर की इम्यूनिटी है वो उसको कंबाट नहीं करती तो वो क्या जो एंटीजेंस उसकी मौजूद होती हैं फीमेल के अंदर आने वाली जितने भी इनमें से जो भी पॉजिटिव आएगा उसकी जो एंटीजेंस क्या होगी जो बेबी की वो डेथ काज करवा देंगे. दिस इज कॉल्ड इंट्रा प्लेसेंटल डेथ. इनसाइड प्लेसेंटा बेबी बिफोर एनी ऑफ द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इट डाई. सो इसके अलावा क्या जो टॉर्च प्रोफाइल है फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देख लिया हम किन पेशेंट्स में करवाते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं. Mostly any of the microorganism come positive in torch profile, all are symptomatic. फीमेल के अंदर सिम्टोमेटिक नहीं होता, ये एसिम्टोमेटिक प्रोसेस होता है. अगर पॉजिटिव भी आ जाती हैं तो ये सिम्टोमेटिक रहते हैं जिसकी वजह से जो लोकल जो भी एरियाज होते हैं वहां पे जो सेंटर्स होते हैं वो इस टॉर्च प्रोफाइल को रिकमेंड नहीं करते. so, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बेबी की या तो वो ग्रो कर गया तो नॉर्मल ग्रो करेगा, अगर ग्रो नहीं कर पाया तो वो इंट्रा प्लेसेंटल डेथ हो जाएगी. ठीक है ना. सो नाउ वी विल कम टुवर्ड्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर इंक्लूडेड एंड स्क्रीन्ड इन टॉर्च प्रोफाइल. So first one is toxoplasmosis. Toxoplasmosis can be transmitted through fecal oral transmission. May pregnant female got this microorganism, this parasite from uncooked meat, from the raw of the food. So fecal oral इसकी transmission होगी. तो अगर जो बेबी उस फीमेल में डेवलप हुआ ग्रो हुआ जिसमें ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस पॉजिटिव है तो बेबी में मे बी एनी ऑफ द विजन प्रॉब्लम काज हो सकती है. इसके अलावा हेयर ग्रोथ प्रॉब्लम काज हो सकती है. इसके बाद रूबेला वायरस आ गया. रूबेला वायरस ड्यूरिंग स्नीजिंग और कफिंग के एनी ऑफ द कफिंग स्नीजिंग और कफिंग में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि स्नीजिंग इज द इनवॉलंटरी एक्सप्लोजन ऑफ एयर विद एनी ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स एंड दीज ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स हैव रूबेला वायरस एंटीजेंस फ्रॉम योर नॉस्ट्रिल्स. तो रूबेला वायरस स्नीजिंग कफिंग के दौरान ट्रांसमिशन हो सकती है फीमेल के अंदर. इट्स overdose and its problem can cause early labor pain in the female and premature birth. इसके अलावा साइटोमेगालोवायरस को देख लें. साइटोमेगालोवायरस स्पेशली बॉडी फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन्स में फीमेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है. अगर प्रेग्नेंट फीमेल को ब्लड की नीड है, शी नीड ब्लड ट्रांसफ्यूजन. तो अगर डोनर के अंदर ये पॉजिटिव है और आपने
पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया तो इसकी जो एंटीजन्स होंगे वो पेशेंट में जाके प्रॉब्लम काज करेंगी, और पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम काज करने का मतलब कि वो बेबी की ग्रोथ पे इफेक्ट आउट करेगी। इसके अलावा आ जाते हैं हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वायरस इन एशिया, इन एशियन कंट्रीज। हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस स्पेशली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर या किसी भी पेशेंट के अंदर ट्रांसमिट हो सकता है। इसके अलावा इसकी वजह से जो बेबी को आने वाले प्रॉब्लम इस मे बी एनी ऑफ द ऑर्गेनल डैमेज, उसको कोई ऑर्गेनल डैमेज हो सकती है, एनी ऑफ द ऑर्गन मिसप्लेस हो सकता है, कोई ऑर्गन प्रॉपर जो उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती, माइक्रोसेफेली जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि जो स्कल लेवल नॉर्मल साइज से कम होगी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पॉजिटिव आने की वजह से बेबी फेस आउट कर सकता है। सो नाउ वी विल डिस्कस अ लिटिल अबाउट प्रोसीजर। वी विल सी व्हिच ऑफ द मेथड्स कैन बी यूज्ड for detection of the TARS profile. We will discuss its interpretations now. Now we will see about the methods that from which we can detect TARS profile, TARS microorganisms in the patient female. So first of all we perform ICT of the patient, immunochromatography technique से हम patient में जो मौजूद टॉर्च माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी डिटेक्शन कर सकते हैं। वी कैन परफॉर्म इलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा केमिकल इम्यूनो ऐसे जो टेक्निक्स हैं, ये दीज आर सम ऑफ द डिफरेंट टेक्निक्स फ्रॉम व्हिच वी कैन स्क्रीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द प्रेग्नेंट फीमेल। नाउ वी विल सी व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। पेशेंट के ब्लड की किस चीज से हम इसकी डिटेक्शन कर सकते हैं। वी कैन डिटेक्ट टॉर्च माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द सीरम एंड द प्लाज्मा, एनी वन ऑफ द both of them can be sufficient for screening of TARS profile. So plasma भी हम यूज कर सकते हैं, हम सीरम भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मली पेशेंट्स की हम जो स्क्रीनिंग आईसीटी मेथड से करते हैं कि टॉर्च प्रोफाइल जो हम रिकमेंड करते हैं प्रेग्नेंट फीमेल्स को, उनकी डिटेक्शन हम लैब के अंदर या तो आईसीटी से कर सकते हैं या हम इलाइजा उसका परफॉर्म कर सकते हैं स्पेसिफिकली, या हम उसकी न्यू टेक्निक केमिकल इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे जो टेक्निक है ये परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा आईजीजी या आईजीएम एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं जो अगर पेशेंट को टॉक्सोप्लाज्मासिस हो गया तो उसके खिलाफ आपकी बॉडी ने आईजीएम या आईजीजी एंटीबॉडीज बनानी है। अगर रूबेला वायरस प्रॉब्लम हो गई है आपकी बॉडी ने आईजीजी या आईजीएम एंटीबॉडीज बनानी है, तो इन एंटीबॉडीज की डिटेक्शन भी हम स्पेशल केमिस्ट्री में परफॉर्म करके टॉर्च प्रोफाइल स्क्रीन कर सकते हैं। सो इसके जो स्टेप्स हैं डिफरेंट है, इसके डिफरेंट है। नॉर्मली हम लेबोरेटरीज के अंदर इसका आईसीटी परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं कि जो टॉर्च प्रोफाइल के लिए जो हम सैंपल लेते हैं फीमेल का, प्रेग्नेंट फीमेल का, उनकी हम आईसीटी से डिटेक्शन कर लेते हैं। अगर तो हल्का सा भी पॉजिटिव हमें मिल जाता है, अगर वीक पॉजिटिविटी भी हमें मिल जाती है टॉर्च में से किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फीमेल के अंदर, देन वी फर्दर परफॉर्म इट्स एलाइजा, we further perform its CLIA techniques, then we detect antibodies in the female, especially in the biochemistry section from the patient's sample. So उसके अलावा अब यहाँ पे ICT, ELISA, CLIA and these antibody detection होती है। नॉर्मली लैब में हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो ICT परफॉर्म करते हैं। ICT परफॉर्म करने का मेथड ये होता है कि आप पेशेंट का सीरम लेंगे, ICT किट निकालेंगे, उसमें एक ड्रॉप अपना सीरम ऐड करेंगे। सीरम ऐड करने के बाद जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड आता है रिकमेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर आप टॉक्सोप्लाज्मासिस की आईसीटी परफॉर्म कर रहे हैं तो जो कंपनी है आपको उसके साथ एक डाइल्यूट बफर मतलब भेजती है, वो आप उसके 2 ड्रॉप लेंगे, 1 ड्रॉप प्लाज्मा के लेंगे, देन आपको इस तरह की डिवाइस में उसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे। कंट्रोल पे हमेशा आपको ऑलवेज लाइन मिलेगी, इट्स मीन योर डिवाइस इज ओके। अगर तो एम पे आपको अंडरलाइनिंग पॉजिटिविटी आ जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सैंपल यहाँ पे डिप करवाना है। दिस इज एरिया वेयर filter paper is coated with antibodies of reference organism that you are going to detect। अगर आप टॉक्सोप्लाज्मा डिटेक्ट कर रहे हैं तो कंपनी की तरफ से जो किट आएगी टॉक्सोप्लाज्मा की, उसके इस एरिया पे फिल्टर पेपर, जो ड्राई फिल्टर पेपर होते हैं, उन पर उसकी एंटीबॉडीज जो कोटेड होती हैं, जो कि आप जब आप अपना सैंपल ऐड करते हैं वो क्या करते हैं कि जो एंटीजेंस और एंटीबॉडीज होंगी वो रिएक्शन करेंगी, और यहाँ पे क्रोमोजेंस लगे होते हैं फिल्टर पेपर पे, जहाँ से आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। अगर तो आपकी बॉडी के अंदर, पेशेंट की बॉडी के अंदर आईजीएम पॉजिटिव इट्स मीन पेशेंट हैज प्रेजेंट इन्फेक्शन, एक्टिव इन्फेक्शन। अगर तो आईजीजी पॉजिटिव आ जाती है तो इसका मतलब है पहले इन्फेक्शन था। अगर दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे इसका मतलब पेशेंट को पहले भी प्रॉब्लम थी और अब वो प्रॉब्लम एक्टिवेट हुई है, नाउ दिस इन्फेक्शन इज गोइंग टू एक्टिवेट। सो इससे हम चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक नई चीज देखने को मिल रही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल G1 एंड G2 दीज आर आईजीजी एंटीबॉडीज, ठीक है ना, ये एंटीबॉडीज ही है।
IgG। अब इसको मान क्यों कहते हैं, डू कहते हैं, ये सिर्फ डिटेक्शन के लिए डिवाइस के ऊपर हम डिटेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल से लेके चलते हैं G1 को समझने के लिए और G2 को समझने के लिए। मिसाल के तौर पेशेंट के अंदर 100 एंटीबॉडीज हैं, ही हैज और शी हैज वन ऑफ द 100 एंटीबॉडीज। तो अगर तो डिवाइस के ऊपर यहाँ पे लाइनिंग आ जाती है और यहाँ भी लाइनिंग आ जाती है, यहाँ पे G1 का मतलब क्या होगा, G1 का मतलब है कि यहाँ पे 15 यूनिट्स ऑफ एंटीजेंस और एंटीबॉडीज इन्फेक्टिव समथिंग इन योर ब्लड इज प्रेजेंट इन पर ml ऑफ द ब्लड। के अगर 1 ml का ब्लड लेंगे तो उसमें 15 एंटीजेंस मौजूद हैं, 15 उसमें जो एंटीजेंस मौजूद हैं। अगर G2 इसका पॉजिटिव आ जाता है, उसमें लाइनिंग आ जाती है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट के अंदर अगर 1 ml ब्लड लेंगे तो उसमें 250 तक जो एंटीजेंस उस प्रॉब्लम की उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की टॉर्च में से वन ऑफ द टॉर्च इज पॉजिटिव इन अबाउट 250 इन द क्वांटिटी। सो अगर तो G1 है, इसका मतलब है पेशेंट हैज प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी, मतलब पेशेंट के अंदर एंटीजेंस कम है, पेशेंट में जो मौजूद है इम्यूनिटी है उसने इन एंटीजेंस को कंबार्ड किया, इनके साथ मतलब कंपटीशन किया है। लेकिन अगर G2 है, इसका मतलब है कि इस पेशेंट के अंदर जो एंटीजेंस है वो ज्यादा है, 15 नहीं है 250 है। तो इसका क्या मतलब है कि पेशेंट के अंदर जो इन्फेक्शन है वो एक्टिव है। अगर 250 है इसका मतलब है आपके पेशेंट के अंदर जो इन्फेक्शन है वो एक्टिव है। तो जो इन्फेक्शन वो एक्टिव कब होगा आपके पेशेंट के अंदर, जब आपके पेशेंट की इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी इसकी मतलब इसको कम करने में। सो G1 और G2 का ये मतलब होता है, G1 में हम पता चल जाता है कि जो आपकी कंडीशन है वो प्रोटेक्टिव में है, कि जो आपकी इम्यूनिटी है वो कोशिश कर रही है कि वो एंटीजेंस को मतलब उसके साथ कम्पीट कर ले। लेकिन G2 अगर पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब है कि इम्यूनिटी आपकी कोशिश उसने की लेकिन आपकी इम्यूनिटी ने कंपीट किया एंटीजेंस के साथ, लेकिन एंटीजेंस आर हाईली एक्टिव, दे कैन फेस आवर इम्यूनिटी। सो G1 और G2 का ये मकसद होता है। सो दिस इज टॉर्च प्रोफाइल टेस्टिंग प्रोसीजर्स। इनके प्रोसीजर्स डिफरेंट हैं जो कि हम डिफरेंट टेक्निक्स में देखेंगे जब हम इन टेक्निक्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टॉर्च प्रोफाइल, स्पेशली व्हाट इज पर्पस ऑफ टॉर्च प्रोफाइल, इन which patients we recommend this profile, then we had discussed which of the microorganisms are tested in torch profile. Here we had some of the methods from which we can detect or screen torch profile. Here I had discussed interpretation of the results that we usually do in our lab, torch profile by ICT method. So this was all about today torch profile. I hope this will productive for you. Thank you so much guys. See you soon.